नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर एक टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व का, उसके बारे में पढ़ेंगे जो संविधान का एक अंग है। यानी मौलिक अधिकारों के बाद हम आज नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे और इसको इसी क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है भारत के संविधान के अंदर, वो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। यानी अलग अलग देशों के संविधानों से हमने कुछ ना कुछ लिया है। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ये कार्य क्या करेंगे हमारे संविधान के अंदर? तो हमारे संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व है वो जन कल्याणकारी कार्यों की समस्याओं के निर्देश के लिए ये हमारे संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। यानी हमारी जो जनता होती है, वो जनता जो एमएलए होता है उसको क्या देती है, सलाह देती है कि हमारा ये कार्य हो नहीं रहा है, इसको करवाने का आप मतलब क्या करें, कष्ट करें। तो ऐसा जो जनता है वो जनता अपने लिखित रूप में उनको देती है। फिर वो करे तो करे या न करे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है जन कल्याणकारी कार्यों के लिए होते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना थी वो जनता के लिए थी। ठीक है, तो ऐसे ही जो ग्राम समितियां थी वो भी जनता के लिए होती हैं। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे राज्य की सरकार के लिए बनाए हुए हैं। तो राज्य की सरकार है वो करे तो करे या न करे, यानी निर्देश दिए जाते हैं। आदेश तो किसमें दिए जा रहे थे? मौलिक अधिकारों में। और निर्देश किसमें दिए जा रहे हैं? नीति निर्देशक तत्वों में दिए जा रहे हैं। इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है यानी निर्देशात्मक है। निर्देश दिए जाते हैं इसके अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसका मतलब उद्देश्य की समझ में आया आपको? ये सामाजिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से यानी जो समाज है उसके अंदर कोई भी अगर परिस्थितियां हैं, वो कमजोर वर्ग से है, कमजोर स्थिति में है, तो उसके लिए जो राज्य की सरकार है वो कार्य करेगी। उसके लिए आर्थिक रूप से भी उसके लिए क्या करेगी? कार्य करेगी। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का। अब इसकी स्थिति की बात करें कि इसकी अब स्थिति कहाँ है, यानी हमारे संविधान के अंदर इसको कहाँ जगह मिली हुई है। तो संविधान के भाग 4 के अंदर इसको जगह मिली हुई है, जबकि भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार थे। तो भाग 3 और भाग 4 क्या है? हमारे संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? ये निर्देश है। ठीक है, ये संविधान के मुख्य रूप से ये मुख्य भाग है। ठीक है, भाग है 3 और भाग 4। इनकी स्थिति कहाँ है भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में भाग 4 के अंदर है। इनकी अनुच्छेदों की बात करें कि अनुच्छेदों की संख्या है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो अनुच्छेदों की संख्या है 36 से लेकर 51 तक है। यानी 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार थे उनका था, और यहाँ 36 से लेकर 51 तक है वो कौन है? नीति निर्देशक तत्व। और 51 क्या मौलिक कर्तव्य हैं, यानी मौलिक कर्तव्य 51 के अंदर हैं, जो वर्तमान समय में 11 हैं कुल मिलाकर। पहले मूल अधिकार में तो ये सम्मिलित किए नहीं गए थे, लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया था। तो संशोधन इसमें अब तक 4 बार हो चुका है। 42वां संविधान संशोधन इन नीति निर्देशक तत्वों में हो चुका है। 44वां हो चुका है, 86वां हो चुका है और 57वां हो चुका है। 57 के अंदर सहकारी समितियां थी, 2001 के अंदर सहकारी समितियां इसके अंदर जोड़ी गई थी। अब बात करें कि अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उनके अंदर क्या क्या बातें हैं। तो अनुच्छेद 36 के अंदर इसके अंदर कह रखा है कि राज्यों की इसके अंदर परिभाषा सम्मिलित की गई है। यानी राज्यों की परिभाषा किसके अंदर है? अनुच्छेद 36 के अंदर है। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि अगर आप इनको अगर कोर्ट के अंदर ले जाते हैं तो कोर्ट आपको नकार देगा, कोर्ट वहां से आपको भगा देगा। जबकि मौलिक अधिकारों में ऐसा नहीं था। मौलिक अधिकारों के अंदर क्या किया गया था? यानी आपके ने जो अधिकार थे उनको कोर्ट के अंदर बचा सकते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई गलत कार्यवाही होती है तो उनको क्या कर सकते हैं? आप बचा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अनुच्छेद 37 है वो क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय के अंदर प्रबद्ध नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है। उसके बाद है अनुच्छेद 38। इसके अंदर कह रखा है कि प्रत्येक राज्यों की जो जनता है, यानी जन कल्याणकारियों के कार्यों के लिए राज्य की जो सरकार है वो अभिवृद्धि करे, उनमें बढ़ावा करे, यानी उनके बारे में सोचे। ये अनुच्छेद 38 कहता है। प्रत्येक राज्य के अलग अलग राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य की बात करें, हमारे राज्य भारत के अंदर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो प्रत्येक राज्य की सरकार को अनुच्छेद 38 है ये कहता है कि उनकी जो जनता है वो जनता के जन कल्याणकारी कार्यों के लिए उनके अंदर अभिवृद्धि करे, उचित कार्य समय पर करे। ये प्रयास राज्य की सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, ये अनुच्छेद 38 कहता है। उसके बाद अगला अनुच्छेद है 39। ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान आजीविका कमाने के लिए, यानी उसको रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? राज्य की सरकार को दी गई है। और अगर समान रोजगार दिया जाता है तो उसके लिए समान वेतन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए राज्य की सरकार द्वारा। जैसे मनरेगा होता है, यानी नरेगा का जो कार्य होता है उसमें गवर्नमेंट देती है सभी को रोजगार, उसके अंदर रोजगार मिलता है तो सभी को वेतन की समान कोई बचा हो तो सबके लिए क्या है? समान वेतन। तो इस 39 में कहा गया है कि जो समान, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 39 में की गई है। उसके बाद इसके अंदर एक अपवाद भी है।
39 क, तो ये 39 क बार बार पूछा जाता है। इसके अंदर कह रखा है कि मुख्य की विधिक सहायता, अगर आपको वकील की आवश्यकता पड़ती है और आपके पास व्यवस्था नहीं है, यानी हमको वकील हमें उपलब्ध कराएगी, यानी सरकारी वकील देने की क्या करेगी, चेष्टा करेगी अनुच्छेद 39 क के अंदर, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 40, इसके अंदर ग्राम पंचायतों का उल्लेख दे रखा है। ग्राम पंचायतों के बारे में महात्मा गांधी है, उन्होंने कहा था कि ग्राम जो हमारे जो राष्ट्र है, इस राष्ट्र की जो मुख्य जो नींव है वो कहाँ है, गांव के अंदर है, क्योंकि जो कच्चा माल होता है वो गांव में होता है। वो फिर है हमारे राष्ट्र के प्राण तो गांव में बसते हैं, तो उसके लिए ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत है, उसके स्तर कितने होते हैं, तो ग्राम पंचायत के स्तर 3 होते हैं। जैसे गांव है, ये गांव को हम ग्राम पंचायत कहते हैं, तहसील है जिसको उपखंड कहते हैं, फिर जिला है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय हमारे जो भारत है उसके अंदर क्या है, त्रिस्तरीय ढांचा है। जैसे ही राज्य, फिर उसके बाद क्या है, यानी देश, फिर राज्य, फिर क्या है जो हमारे जिला है, तो वो है। और इसी में भी यही जो पद्धति है वो अपनाई गई है, त्रिस्तरीय। इसके अंदर 4 बार संशोधन हो चुका है, यानी नीति निर्देश तत्वों में कितनी बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है। उसके बाद है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के अंदर कह रखा है कि शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ, अगर वर्ग व्यक्ति हो गया है तो उसकी जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षा का मतलब प्रौढ़ शिक्षा देनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए राज्य की सरकार के द्वारा। रोजगार का मतलब हर व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था राज्य की सरकार करेगी, जिसमें मनरेगा होता है, ठीक है। नरेगा का कार्य होता है वो किसमें होता है, अनुच्छेद 41 में रोजगार दिया जाता है। वृद्धावस्था का मतलब हो गया बुढ़ापा, के अंदर क्या होता है, पेंशन की व्यवस्था की जाती है राज्य की सरकार द्वारा। राज्य की सरकार भी होती है और केंद्र की सरकार दोनों क्या देती हैं, जो वृद्ध अवस्था के अंदर जो व्यक्ति चले जाते हैं उनको पेंशन की व्यवस्था करती है ना। तो ये अनुच्छेद 41 के अंदर है। उसके बाद है अनुच्छेद 42, इसके अंदर है कार्य करने की न्याय संगत दशा एवं महिला प्रस्तुति। महिला प्रस्तुति का मतलब अगर महिला क्या करती है, नौकरी करती है और वह गर्भ अवस्था की स्थिति में है, यानी बच्चे को जन्म देने वाली है, उस समय में अगर सरकार वो नौकरी नहीं कर पाती है तो उसके लिए क्या किया गया है, इसमें छुट्टी की व्यवस्था भी राज्य की सरकार द्वारा की गई है। यानी 26 सप्ताह का उसको अवकाश मिल सकता है, मिलता है, वो ले सकती है। 6 माह लगभग होता है, ठीक है। लगभग दिनों की बात करें तो 182 दिन का लगभग ये होता है, ठीक है। उसके बाद है अगला अनुच्छेद 43, इसके अंदर राज्य की सरकार द्वारा कुटीर उद्योग हैं उनकी स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यानी राज्य की सरकार है वो छोटे छोटे गांवों के अंदर क्या करेगी, यानी उद्योग लगाकर लोगों को देगी, उनको प्रोत्साहन करेगी। जैसे बीड़ी जो माचिस होता है वैसा कारखाना, जैसे और भी मान लीजिए बातल ढोने का कारखाना, जैसे सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत, तो सहकारी समितियों की स्थापना किसमें की गई थी, 43 क के अंदर की गई थी। तो ये 43 क 39 क ये पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको याद में रखना है। अगर डीपली जाता है तो नीति निर्देश तत्वों में, बाकी तो ये जो अनुच्छेद हैं वो आ जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद है अगला कौन सा, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है कि एक समान सिविल संहिता, यानी एक समान नागरिक संहिता का दे रखा है इसके अंदर। इसके अंदर कह रखा है कि उद्देश्य यानी धर्म के आधार पर किसी भी वर्ण के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य की सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। यानी धर्म हमारे देश के अंदर 6 हैं जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं, तो वो धर्म है, अगर वो धर्म का पक्षपात करता है तो राज्य की सरकार उसके अंदर सहयोग नहीं करेगी। यानी राज्य की सरकार धर्म के विरुद्ध नहीं जाएगी। धर्म चाहे अपना है तो अपना व्यक्तिगत तो धर्म मान सकती है, लेकिन जो राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार द्वारा अगर कोई भी प्रोत्साहन दिया जाता है किसी भी वर्ग को, किसी भी धार्मिक संस्था को, तो वो गलत है, ये इसके अंदर कह रखा है, ठीक है। यानी राज्य की सरकार कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ये भारत के अंदर 1860 ईस्वी में जब अंग्रेज थे तब अंग्रेजों के समय से ही ये लागू है। कौन सी संहिता, एक समान सिविल संहिता, ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद आता है 45। इसके अंदर अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का जो राज्य सरकार है उसको जिम्मेदारी दी गई है। यानी राज्य की सरकार क्या करेगी, अनिवार्य शिक्षा देगी और शिक्षा सभी को देगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके अंदर जो बाल्य अवस्था के अंदर 0 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, जैसे आंगनबाड़ी होती है। आंगनबाड़ी की जो व्यवस्था कौन करती है, राज्य की सरकारें करती है। तो राज्य की सरकारें इस अनुच्छेद 45 के तहत क्या करती है, आंगनबाड़ी की व्यवस्था करती है। उसके बाद है अनुच्छेद 46, उसके अंदर कह रखा है कि समाज के पिछड़े वर्ग, यानी समाज के वे वर्ग जो मतलब पिछड़ गए हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उन वर्गों के लिए राज्य की सरकार है उसको कार्य करना चाहिए। जैसे ओबीसी वर्ग हुआ, SC ST हुआ, यानी अनुसूचित जनजाति जाति, इनके लिए भी इनको राज्य की सरकार को अलग से क्या करना चाहिए, कार्य करने चाहिए, ऐसा इसके अंदर निर्देश दिया गया है। तो ये क्या है, सरकार करे तो करे, नहीं तो नहीं करे, ये स्वाभाविक बात है, लेकिन ये इनमें निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो अनुच्छेद हैं केवल क्या है, निर्देशात्मक है।
तो अनुच्छेद 46 पे हो गया। उसके बाद क्या है, जैसे इसके अंदर देखें कि राज्य की जो सरकार है वो क्या करेगी, अनुच्छेद 46 के तहत आर्थिक सहयोग भी करती है, जैसे छात्रवृत्ति मिलती है, सबको मिलती है। तो छात्रवृत्ति है जो गरीब जो रेखा से नीचे हैं उनको मिलती है, और क्या मिलती है, और बेरोजगारी भत्ता मिलता है, स्कूटी मिलती है, ठीक है। और जो गार्गी पुरस्कार हुआ ऐसे होते हैं वो भी कौन देती है, राज्य की सरकार। कौन से अनुच्छेद के तहत देती है, अनुच्छेद 46 के तहत देती है। अगला है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में कह रखा है कि पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए। जैसे मिड डे मील योजना होती है, उसके अंदर पोषण युक्त का मतलब हुआ कि लिमिट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लिमिट मात्रा में वसा होनी चाहिए, लिमिट मात्रा में और भी जो होती हैं, ठीक है, वो चीजें होनी चाहिए। तो ये मिड डे मील है, ये पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए। पहले इसका रसोई मतलब इंदिरा रसोई नाम था, अब अन्नपूर्णा रसोई है। तो ये जो चीजें हैं ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 47 में है। इसी अनुच्छेद 47 के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी है, उसके ऊपर रोक लगाई गई है। जैसे सिगरेट पीना गलत है, और जो गुटखे वगैरह होते हैं यानी स्कूल के आसपास नहीं बेचे जाते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर पाबंदी है। यानी मादक जो तस्करी है वो उन पर पाबंदी है। सर्वप्रथम ऐसा कौन सा राज्य था जिसने पाबंदी लगाई थी इन वस्तुओं पर, तो सबसे पहले तमिलनाडु ने लगाया था 1955 में। जबकि बात करें कि ये राजस्थान की सरकार ने कब लगाया था, तो राजस्थान की सरकार ने 2001 में इन चीजों के ऊपर क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 48। इसके अंदर कह रखा है कि कृषि और जो पशुपालन है उसके लिए राज्य की सरकार है उनको बढ़ावा दे। यानी जो कृषि करने वाले होते हैं, जो पशुपालन होते हैं, यानी बढ़िया नस्ल के पशु पाले जाए, बढ़िया नस्ल की कृषि की जाए, ऐसी जो व्यवस्था है वो राज्य की सरकार उनको यानी बीज वगैरह देती है। तो ये इसी अनुच्छेद के तहत देती है, यानी अनुच्छेद 48 के तहत ये उपलब्ध करवाया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है। इसके अंदर एक बात और कह रखी है, यानी गौवध, यानी जो गाय होती है उस गाय का मारना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। जैसे बस जो ट्रक होते हैं उन ट्रकों में भर के लेके जाते थे पहले, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती थी, तो वो गौवध है ये नहीं करना चाहिए, ये भी इसके अंदर निषेध है। इसके अंदर अपवाद भी है। अपवाद क्या है, अपवाद 48 का है। इसके अंदर पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण है उसको बनाए रखने का जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की सरकार की है। वन और उसके अंदर जो वन्य जीव होते हैं, यानी वन के अंदर ही तो वन्य जीव होते हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए भी राज्य की सरकार है उनके ऊपर पाबंदी लगाए। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं काटने दिए जाए, और जो वन्य जीव हैं उनको मारने नहीं दिया जाए, उनके जो चारों ओर की बाउंड्री की जाती है, ठीक है। अलग अलग वन होते हैं, 3 प्रकार के वन होते हैं, ये जो 3 प्रकार के वन है उनकी व्यवस्था कौन करती है, राज्य की सरकार अनुच्छेद 48 के तहत करती है। उसके बाद है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय जो स्मारक हैं उनका संरक्षण राज्य की सरकार करती है। राष्ट्रीय जो स्मारक का मतलब हुआ जैसे हवा महल हुआ, ताजमहल हुआ, जैसे और भी हमारे अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्या है स्मारक बने हुए हैं, तो उनकी रक्षा का कार्य भी किसको दिया गया है, राज्य की सरकार को अनुच्छेद 49 के तहत किया गया है। उसके बाद अगला अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उसके कार्य अलग अलग बांटे गए हैं, उनका पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंदर किया गया है। यानी कार्यपालिका है, कार्यपालिका अगर कोई भी कार्य करती है तो न्यायपालिका उसके कार्यों में दखल नहीं देती है। अगर न्यायपालिका कोई भी कार्य करती है तो उसके अंदर कार्यपालिका कोई भी दखल अंदाजी नहीं करती है। तो ये क्या है, यानी विपरीत कार्य होता है इनके अंदर, यानी उनका अलग अलग पृथक्करण किया गया है अनुच्छेद 50 के अंदर। अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या की जानी चाहिए, शांति बनाई रखनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राज्य की सरकारें हैं वो भी इसके अंदर सहभागी बने, सहयोग करे, ठीक है। तो ये चीजें अनुच्छेद 51 के अंदर है, जिसके अंदर क्या है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, ऐसी स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक। तो ऐसी स्थिति राज्य की जो राज्य है वो राज्य न पैदा कर दे, तो उसके लिए ये अनुच्छेद 51 है, जिसके अंदर क्या कह रखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखी जानी चाहिए। तो आज की क्लास में आपको ये नीति निर्देश तो अच्छे से समझ में आएंगे। अगर क्लासेस समझ में आती हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और शेयर जरूर करते रहिए। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि अगली जो क्लास होती है इसी स्पीड से मिलती रहे। फास्ट एंड लास्ट का मतलब, फास्ट का मतलब हो गया कि जल्दी से, लास्ट का मतलब जो मैंने दे दिया है उससे बाहर आपकी किताबों में है नहीं शायद, ठीक है। फिर भी कुछ हो जाता है, रह जाती हैं चीजें, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है, लिखित रूप में करवा देता हूँ। और जो चीजें आपकी कवर नहीं हो पाती हैं तो वो भी मैं आपकी उसी स्टेप से, यानी इसी जो अपना जो चैनल है एंड फास्ट एंड लास्ट का मतलब यही है कि मैं जल्दी से आपको कोर्स दे दूं। और अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, अलग अलग सब्जेक्टों की बनी हुई है, तो
उनमें जाकर देखिएगा। इतनी 10 से 15 मिनट की क्लास होती है। 10 से 15 मिनट की क्लास के अंदर पूरा टॉपिक होता है जो आपको पूरे दिन पढ़ने पर भी नहीं मिलता है। आप देखना और वहाँ पर जाकर देखना, और लुसेंट की जो किताब होती है उसके अनुसार आप भी पढ़ते रहना। हमारे सहयोग यानी जो ये यूट्यूब है इसके सहयोग से आप अपनी जो किताब है वो अपनी जो लुसेंट की किताब है उसकी मजबूती कीजिए, उसको तैयार कर लीजिएगा। और जो चीज़ें नहीं आती है वो सरल रूप में, और भी मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे जो वीडियो होते हैं उनके अनुसार भी नोट्स देता रहूँगा, जिससे कि आप अपने नोट्स अच्छे से बना लगे। यानी इतना मोटे नोट्स नहीं बनाने पड़े आपको, छोटे से बनाने पड़े, ठीक है। यानी मेरे को काफ़ी समय हो गया है कि मैं तैयारी करता रह रहा हूँ, तो जिससे कि मेरे को ये जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आती हैं और आसानी से मैं समझा भी पाता हूँ, और आसानी से मैं क्या है इतनी चीज़ें आपको दे पा रहा हूँ। तो इसलिए आज से मतलब इस अगर नए हैं तो इसके ऊपर जुड़ जाइए और शेयर जरूर करते रहिए। शेयर से क्या होगा कि हमारे जो और भी परिवार बढ़ता जाएगा, और परिवार बढ़ने के साथ साथ क्या होगा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिससे कि मैं और भी अच्छे वीडियो बना पाऊँ। यानी ये तो आज हम बोर्ड पे बात कर रहे हैं, आगे डिजिटल बोर्ड की भी बात करेंगे कि डिजिटल बोर्ड पे भी हमें पढ़ते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लासेस समझ में आ रही होंगी। जय हिंद।